आप देख रहे हैं बात पे बात, मैं चंदन सिंह आपके साथ। बेशर्मी की एक बहुत बड़ी हद होती है। नेतागढ़ आज के नेता बेशर्मी के हद को भी पार कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो आज का जो मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम बात करने के लिए आपके साथ आए हैं, बिहार और असम में जो आई हुई बाढ़ की जो स्थिति है, ये सबसे भयानक और सबसे बेकार स्थिति है जो वहाँ की जनता, बिहार की जनता, असम की जनता उस चीज़ को झेलती है। आज के जो एंकर है, आज के जो न्यूज़ मीडिया है, राफेल को लेकर जो है काफ़ी जो है अभी चर्चा में है। राफेल आ गया, इस तरीके से जो है जनता को गुमराह करने की चीज़ें जो है सामने लाई जा रही हैं। और एक चीज़ जो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वास्तविक मुद्दे होती हैं, जो देश की जो गंभीर मुद्दे होती हैं, उसको किस तरीके से साइड बाई साइड कर दिया जाता है। आखिर इसके पीछे ये जो की जाती है, आखिर इसके पीछे एजेंडा क्या होता है? इनका एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि सरकार की चीज़ों को, सरकार की जो कमियां हैं, सरकार जो चीज़ें नहीं कर सकती है उसको छिपाना ही इनका मेन एजेंडा होता है। आखिर देखिए 2 दिन से जो राफेल करके चल रही है मीडिया में, उसका एक झलक आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्कान। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज़ के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे, आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अचानक वो 5 पंक्तियां गोल गोल घूमती हुई कहीं समा जाती हैं, जैसे बरमुदा त्रिकोण में समा गई। फिर वहां से एंकर अब सवाल बनाता है अगला 5 मिनट भरने के लिए। स्क्रीन पर म्यूजिक से माहौल बना हुआ है। आप सहरसा में बैठकर भकुआए देख रहे हैं। बाप रे बाप, रफाल आ गया है। आपके जिले के आधे लोग बाढ़ में डूबे हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल। हद होती है। ये क्या चल रहा है? कोरोना है या मजाक चल रहा है? इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में, जहाँ पे एक तरफ से बिहार कोरोना से जूझ रहा है, दूसरी तरफ से बिहार जो है बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार के ऐसे कई इलाके हैं, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज इत्यादि, दरभंगा, कई ऐसे जो है इलाके हैं जहाँ पे कोरोना से जो है, कोरोना के साथ साथ बाढ़ से जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आसाम की जनता को देखिए तो ब्रह्मपुत्रा नदी के जो किनारे की जो एरिया हैं, वो एरिया पूरी तरीके से जो है बाढ़ में लिप्त हो चुकी हैं। लिप्त होकर वहाँ पे कई जानवर, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे कई जानवर जो है मर रहे हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है, ना लोगों के पास दवा है, ना लोगों के पास पानी है पीने के लिए, ना खाने के लिए अनाज है, और ना ही जो है छत है उनके पास। कुछ भी नहीं बचा है। आखिर सरकार कब तक उनको जो है इस तरीके से बाढ़ से निजात कब नहीं तक दिला पाएगी? क्योंकि सरकार जब भी आती है, आज की देखा जाए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर एक सरकार जो है अपनी अपनी जो है चीज़ों को बनाने, अपनी अपनी चीज़ों को समेटने में लगी हुई है। हर जगह प्रचार प्रसार, और बस चुनाव के समय में उनको जनता की याद आती है। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखें, बिहार के 8 जिले जो है वो बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ जो है उनके एरिया में काफ़ी फैल चुका है। अभी तक नीतीश कुमार ने उन क्षेत्र को बाढ़ घोषित नहीं किया है। आखिर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इनका एजेंडा होता है, ये भ्रष्टाचार का एजेंडा है कि अगर बाढ़ घोषित कर देते हैं, बाढ़ क्षेत्र घोषित कर देते हैं, तो
तो सबसे पहले उनको राहत सामग्री देना पड़ेगा, राहत पैकेज देना पड़ेगा, 3 महीने का राशन देना पड़ेगा और भी कई तरह की सुविधाएं देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ों से बचने के लिए जो है सरकार एजेंडा को अपनाती है, सरकार जो है चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहती है। अगर हम आसाम की बात करें, आसाम के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सरकार जो है काम कर रही है। सरकार अगर काम कर रही है तो आपके क्षेत्र में कई एरिया में जो है लोग मारे गए। इस बार जो है 200 के पार लोग मारे जा चुके हैं बाढ़ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आसाम में, और उसके साथ साथ लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये आसाम के साथ साथ बिहार में भी लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से लोगों ने पलायन किया, दूसरी चीज़ इसके साथ साथ लोगों के पास खाने पीने की कोई भी चीज़ें नहीं हैं। आखिर संस्थाएं आखिर कब तक करेंगी? आखिर सामाजिक संस्थाएं जितनी मदद कर रही हैं या लोकल जो लोग मदद कर रहे हैं कब तक करेंगे? आखिर सरकार चुप क्यों है? सबसे बड़ी सवाल और सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आके खड़ी हो जाती है कि सरकार अपनी चीज़ों को कभी भी सामने नहीं रखना चाहती है। बाढ़ की अगर आंकड़ा को हम देखें, आखिर बाढ़ क्यों आता है? बाढ़ हर साल आता है। बिहार की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे आप देखेंगे कि न डैम है सही तरीके का, न बांध है। अभी हाल ही में एक बांध टूट गया, और इन सारी चीज़ों की सुविधा नहीं होने की वजह से आप जो है लोगों को जो है किस तरीके से सुविधा दे पाओगे? जब तक उनके एरिया में डैम नहीं होगा, बांध नहीं होगा, पानी रुकेगी कैसे? जब तक पानी रुकेगी नहीं, लोगों के बीच में जाकर एक बार देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पटना के मुख्यमंत्री आवास में बैठकर या आसाम में बैठकर आप जो है जनता की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। हवाई यात्रा कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी हवाई यात्रा कर रहे हैं। मजाक चल रहा है ये कोई मजाक है? इसमें आप हवाई यात्रा करके जो है जनता को क्या दिखाना चाहते हो? उससे पता चलेगा कि जनता जो है कितनी पीड़ित है। ऊपर से हवाई यात्रा करके ये चीज़ें दिखाना चाहते हो कि जनता जो है पीड़ित है, जनता के जायजे ले रहे हो आप। लेकिन यहाँ तक की समस्या जो अभी सामने जो खड़ी है, लोग जो है पानी में रह रहे हैं, लोग जो है जिनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो लोग आखिर अपने चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? एक तो संख्या जो है बेरोजगारी ऐसी ही बढ़ चुकी है भारत में, ऊपर से जो है इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है। सरकार किसी काम की नहीं है। सरकार न कोरोना से ठीक कर पा रही है और ना ही बाढ़ से निजात दिला पा रही है। बिहार में उफनती नदियां, गहराता संकट। नदियों में बढ़ता जलस्तर, पीड़ितों में कम होता विश्वास। सैलाब ने जिंदगी को सबसे बड़े संकट में डाला। चूड़ा हो गया, अपना सूखा खान रखे हुए हैं, ये खा पी कर जाते हैं। हाहाकारी बाढ़ से परेशान उत्तर बिहार। लाखों की आबादी पर संकट, सोती सरकार। कुछ नहीं मदद सर मिला है। आप बीच कोसी में फंसे हुए हैं। हाँ, बीच कोसी में फंसे हैं। एक 2 साल, 3 साल या 4 साल की बात नहीं, कई साल से ऐसा ही हाल है उत्तर बिहार में बाढ़ का। राजनीतिक पार्टियां सत्ता संभालने में मशगूल रहती हैं, जनता बरसात में अपनी बर्बादी का इंतजार करती रहती है। 2008 की भीषण बाढ़ देख चुका है कोसी का इलाका। तब कोसी ने रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन अब की एक तस्वीर भी देखिए, हालात बिल्कुल नहीं बदले। बाढ़ से न्याय दिला पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ अभी आप देखिए, बिहार के स्वास्थ्य समस्या जो है, बिहार की कोरोना जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज होंगे। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रही है, कोरोना के साथ साथ अभी फ़िलहाल में जो बाढ़ की स्थिति दिख रही है, उसमें पूरी तरीके से ना दवाइयाँ हैं, ना पानी है, ना घर है, ना लोगों के पास जो है रहने के लिए अच्छा जो है सुविधा है, ना बिजली है।
जब इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं तो वैसी स्टेट में, वैसी सिचुएशन में जो है आप समझ के देखिए कि आखिर जो है जनता कैसी रह रही होगी, जनता उन जगहों पे कैसे रह रही होगी, कैसे उस चीज़ को संभाल रही होगी। असम में कई जानवर मरे गए, कई जानवर की जो है डेथ हो गई। एक तो ऐसे ही स्पीशीज कम है भारत में, ऊपर से जानवरों की डेथ होती जा रही है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? सीधा सवाल है मेरे केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार आखिर क्यों चुप है? क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या उनको राहत जो है पैकेज नहीं देना चाहिए? बिहार की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ का जो है बात रखी थी। आखिर ये 20,000 करोड़ कब सामने आएगा? जब लोग कोरोना से मर रहे हैं, जब लोग बाढ़ से मर रहे हैं, तब आपने कोई काम नहीं करेंगे, तब आप अभी हमें सुविधा नहीं देंगे, बिहार की जनता को सुविधा नहीं देंगे, तो आखिर कब देंगे आप सुविधा? इसकी सबसे बड़ी जो है ये सामने झूठ है, ये सबसे बड़ी झूठ है जो सरकार हमारे और आप जनता के बीच में की हुई है, जनता से करते आ रही है। चुनाव के समय अभी बिहार में जो है चुनाव की जो है तैयारी चल रही है, हर एक नेता जो है चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। आजकल देख रहे हैं कि लोग जो है नेता जा रहे हैं घर पे, कहीं इलाके में घूमने जा रहे हैं और जाकर फोटो खिंचवा के आ जा रहे हैं और डाल दे रहे हैं। ये क्या है? मजाक चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे ऐसे नेता आपको लूटते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, आपके क्षेत्र को कभी विकास नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपके सामने जो है बाढ़ से जो पीड़ित जो लोग हैं आसाम और बिहार की 2 फुटेज रखना चाहूँगा। इस फुटेज को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि आखिर किस तरीके से लोग जो हैं पीड़ित हैं, किस तरीके से लोग जो हैं परेशान हैं। इसी के महिषी प्रखंड में भी बाढ़ ने बर्बादी शुरू कर दी है। नजरें जहां तक जाएं, पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। घर गृहस्थी का सारा सामान नाव के सहारे ढोया जा रहा है। असम की इसी त्रासदी के बीच निकल पड़े हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। गोलाघाट पहुंचे तो अथाह समंदर की तरह दरिया की गहराई देखी, उसका मिजाज देखा, उसकी रुसवाई देखी, उसके नखरे देखे, उसका गुस्सा देखा, लहरें और पानी का करंट देखा। ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ा तो कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा खतरे के बीच एनडीआरएफ की टीम के साथ निकल पड़े। और इस बाढ़ ग्रस्त इलाके में ढेरगांव में हम इस रेकी और रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल चुके हैं एनडीआरएफ के जवानों के साथ, ये देखने के लिए क्योंकि जैसे ही बीती रात पानी का स्तर बढ़ा है, गांव में कई सारे लोग पानी कम होने की वजह से नीचे चले गए थे, स्तर फिर बढ़ा है। तो इस ऑपरेशन के जरिए हम ये जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में कौन से लोग हैं जो वापस निचले इलाकों में चले गए हैं और उन्हें वापस लाने की जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की टीम है जो ये देखेगी कि क्या कोई बीमार है या कहीं किसी तरह से, क्योंकि कोरोना का भी संक्रमण का खतरा है, तो ये देखने की भी कोशिश है कि क्या कहीं किसी को स्वास्थ्य चिकित्सा की जरूरत है ताकि उसे रेस्क्यू करके निकाल के अस्पताल तक या सुविधा केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। कोरोना के इस संक्रमण काल में एनडीआरएफ की टीम ने खास तैयारी कर रखी थी। पीपीई किट पहनकर, मास्क, फेस शील्ड लगाकर मिशन पर निकल पड़े। एक गांव से दूसरे गांव। नहीं है, हम लोग बांध पर जा रहे हैं, जो है कि बांध पर कैसे गुजारा करेंगे। देखिए बारिश भी होता है और लीचा भी यहाँ दाहर हो गया है, दहनाल में आप डूब रहे हैं, बाल बच्चा भी डूब रहा है। बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी रिसाव किया, इसलिए पानी घर में घुस गया। और ये हर साल का नियम है सर, पहली बार नहीं, हर साल पानी घुसता है यहाँ। तो समस्या का आपने अंदाज़ा लगा लिया कि किस तरीके से जो है लोग बाढ़ क्षेत्र में जो है उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। सरकार बोलती है कि हम उन्हें खाना दे रहे हैं, उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, उन्हें पैकेट दिया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे यह एक बस ढकोसला है जो सरकार जो है सामने दिखा रही है। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम एक चीज़ देखें तो जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार किसी भी सरकार में, जो भी सरकार अभी रूलिंग में है, सरकार की नीतियां ही होती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाना, और भ्रष्टाचार को बढ़ाकर मुंह से कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसके तहत कई ऐसे सड़क बने हैं, कई ऐसे पुल बने हैं और उन पुलों की स्थिति जो है इतनी बेकार है
जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है प्रधानमंत्री सड़क योजना का, और वहाँ पे जो है उस इलाके की जो है पुल जो है वो टूट चुकी है। उस इलाके की पुल जो है उस बाढ़ को नहीं थाम पा रही है। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? आखिर क्यों नहीं राहत सामग्री दी जा रही है? और सबसे बड़ी सवाल बिहार सरकार से मेरी है कि आखिरकार बिहार के जितने भी बाढ़ पीड़ित एरिया हैं उसको, बिहार के उस एरिया को आखिर क्यों नहीं जो है बाढ़ राहत कोष सामग्री दी जा रही है? उसे क्यों नहीं जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में घोषित कर दिया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? आज के इस बात पे विवाद कार्यक्रम में मैं पप्पू यादव जी, जो एक्स एमएलए और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जो है बातों को रखना चाहूँगा। उनसे जो है उनकी एक वीडियो को जो है सामने रखना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने किस तरीके से जो है बाढ़ को के ऊपर काम किया और बाढ़ को जो है आगे जो उसमें मदद किया है लोगों की, और बाढ़ की सिचुएशन को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उनको सुनिए। तक की व्यवस्था नहीं की गई। अब हमको जरा बताइए कि क्या होगा। ये यहाँ से 9 नहीं है, कई लोग किसी तरीके से जान पर जोखिम डाल करके महिलाएं आती हैं। पप्पू जी, आप तो बिहार की राजनीति में शुरू से हैं, हर बार यहाँ बाढ़ आती है और ये दुधारू गाय है और पॉलिटिकल डिजास्टर है। करप्ट बिहार, मर्डरर बिहार, रेपिस्ट बिहार, अनह्यूमन बिहार। ये नेता ये क्रिमिनल है सर, क्रिमिनल है, क्राइम करते हैं। फ्लडिंग का पैसा अरबों रुपया लूटता है। दुधारू गाय समझता है बाढ़ और सिंचाई को, पाल के रखता है, ये पाल के जिंदा रखता है। सर क्यों नहीं 7 दिन इन नेताओं को पन्नी के भीतर में सुलाया जाए, उसके पूरे परिवार को? सर क्यों नहीं इसी पानी में डेंगी पर उसको घुमाया जाए? उसको मरने का एहसास हो सर, मरने का। यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि भाई आप वैसे तो जाते हैं दलितों के घर खाना खाते हैं, आप जाते हैं, कौन जाता है सर? ट्रेन बना के दिखाते हैं सर, कौन? सिर्फ जाता है फोटो खिंचवाने, सोशल मीडिया पर डालने। सर 11वां दिन है, मुझे 11वां दिन हूं मैं आज, और 4.5 महीना हो गया कोरोना वायरस में, घर नहीं गया। गोपालगंज में कहीं राशन नहीं है, कहीं पन्नी नहीं। आप अभी तक आपने बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किया? मुजफ्फरपुर, दरभंगा से लेकर के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, क्या कारण है? आप जितना लूटते हो ये लूटना छोड़ दो और बांध बना दो तो एक भी जिंदगी, आप चल के देखिए क्या होगा। तुम हर साल इसलिए बांध नहीं बनाते हो ना कि मेरे लूटने का रास्ता बंद हो जाएगा, पैसे आने का रास्ता बंद हो जाएगा। बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद इनके पास बालू, पानी, रोड। सर कितनी पुलें बर्बाद हुई है? सर क्यों इंक्वायरी नहीं होता वशिष्ठा कंपनी पर? क्यों सर ठेकेदार पर क्रिमिनल केस नहीं होता है? मैं PIL फाइल किया हूं सुंदरघाट पर, आपको आश्चर्य होगा। FIR लॉज हो PWD मिनिस्टर पे, 8 साल तक काम क्यों हुआ और कौन कौन PWD मिनिस्टर थे? इसमें भी मैं जा रहा हूं क्रिमिनल केस करने के लिए। जितना बांध टूटा है उस पर FIR हो, जो ठेकेदार हैं। एंटी इरोजन के काम पर सालों भर लूटता है, और फ्लड फाइटिंग के नाम पर बारिश जब आती है, सुशासन से जरा पूछिए ना, 4 महीने से कहाँ क्वारंटाइन है? सवाल एक बार आप इसी से पूछ लीजिए, सुशासन से पूछिए और विपक्ष से। ट्वीट का खेल खेलना और बाढ़ को और कोरोना वायरस को पिकनिक समझना बंद करिए। जाइए और जाकर नदियों के भीतर पन्नी में अपने परिवार के साथ रहना सीखिए। वर्चुअल और डिजिटल नहीं, रियल। जिंदगी तबाह है। कल हम मोतिहारी में थे, बेतिया में, भाजपा मंडल नगर अध्यक्ष को मार दिया 50,000 रुपया के चलते। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट दुबे ने कन्हैया भगत को वेंटिलेटर नहीं दिया। संजय जायसवाल नहीं मिले तो 3 बार कहने पर वेंटिलेटर नहीं दिया और मर गए। सर गए तक नहीं कोई बीजेपी के लोग। सर वहां बर्नवाल मर गया, 1 दिन पहले कहा मैं मर जाऊंगा, मुझको कोई इलाज नहीं हो रहा है, और वो मर गया। सर ये है सिस्टम, ये है सिस्टम। बिहार बाढ़ से भी लड़ रहा है, कोरोना से भी लड़ रहा है, और हैरानी की बात यह है कि ना तो बाढ़ का कोई इंतजाम दिख रहा है और ना कोरोना का दिख रहा है। हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि हैं आप और सत्ता में दखल रखते हैं। ये बताइए
ये सिस्टम जो आपने कहा दुधारू गाय बनी हुई है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? ये जो बिहार के लोग हैं ये तो दुधारू गाय ही सबसे नहीं है ज्यादा सर। जागरूक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं कि सबसे ज्यादा राजनीतिक पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। पॉलिटिशियन का ये नाजायज औलाद है, ये बाढ़, ये सिंचाई। मैं चाहता हूं 15 साल के अंदर जो सिंचाई मंत्री है और 30 साल के अंदर उसकी कंप्लीट रूप से इकोनॉमिक की उसकी कितना पैसा कमाया है उसका पूरा जांच हो, और कौन कौन लोग अभी तक कितने पुल टूटे हैं, कितने बांध टूटे हैं, उसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से हो। मैं इसके लिए पीएल फाइल करने जा रहा हूं। आप बात करते हो पॉलिटिशियन की, 800 सांसद हैं ना, आपने 4 महीने में किसी को निकलते देखा क्या? पप्पू यादव को क्यों 12 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना पड़ा गरीबों के खाते में? पप्पू यादव को क्यों ट्रेन देने पड़े कोटा में? पप्पू यादव को क्यों बस लाना पड़ा? पप्पू यादव को क्यों अकाउंट में 22,000 रुपया देना पड़ा? ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी। 4 महीना तुमने बिहारियों को, अब बिहार सर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, बिहार कास्ट, क्रीड और कम्युनलिज्म, इसमें अवेयरनेस है सर। ये वैचारिक रूप से बिहार अवेयरनेस नहीं है। जिस दिन बिहार का यूथ सपना देखना शुरू कर दिया ना सर, और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया, ये जो 40 सालों से मोदी या गोदी, नीतीश, लालू या भालू, ये मांझी या काजी या टाजी या नाथी या फाथी, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड, या हिंदू या मियाँ, ये ST SC और आरक्षण या DNA, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है सर। ये ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं सर, ये संवेदना के साथ खेलते हैं, ये मेरे सेंटीमेंट का सौदा करते हैं, ये सर आदमखोर है, मौत का सौदा करते हैं, हमारे ही पैसे से लूटते हैं, फिर 500 रुपये में वोट खरीदते हैं, हमारे ही बाढ़ के पैसे से लूटते हैं, और 1 क्विंटल चावल दे करके और 5 किलो मोदी चावल दे करके कहेंगे कि हम तो 5 किलो अरवा चावल दिए थे, हमको तो वोट दे दो। मेरी औकात है 5 किलो सर। जिस बिहार की औकात नियति पर और भगवान पर हो जाए, और जो नेता चिमकी बुखार में बोले डेंगू गर्मी, डेंगू में बोले ठंडा, और पटना के बाढ़ को बोले कोरोना वायरस, और उत्तर बिहार के बाढ़ को बोले नेपाल। सर हम नेपाल पर आश्रित हैं कि भारत पर आश्रित हैं? हमेशा बाढ़ को हम नेपाल की नियति पर क्यों थोप देते हैं? ये सुशासन से पूछिए ना। और 15 साल मिला ना इसको सर, छोड़िए 15 साल पहले, 15 साल में तुमने बाढ़ की जिंदगी तो इतनी नासुर बना दी, इतने बांधे टूटे, इतनी इतिहास बदली जिसका हिसाब नहीं है। हमको फड़क्का तोड़ना पड़ेगा सर, गाद जम चुकी है सर, हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। भीमनगर बैरेज को हमको बढ़ाना पड़ेगा सर। गंडक, बागमती, कमला, बलान, कनकई, भूथी बलान, केहर, कन्हर, महानंदा, कोसी, गंगा, सोन, हमारे पास है 18 नदी। छोटी सोनार, छोटी मोटी नदियों को निकाल करके, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोनार, ये भी नदी बागमती से निकली हुई नदी है, ठीक है। इसको भी हम छोटी नदी का नाम देते हैं, लखनदई नदी कहते हैं। अब आप हमको समझिए, इतने दिनों के बाद CM सोए हुए हों सर, MLC मर जाए, बिंदी मर जाए, राजकिशोर मर जाए, रोड पर मर जाए, एम्बुलेंस से घूमता रहा, नहीं मिला तो आत्महत्या कर लिया कोरोना वायरस से, एम्स से छींट मार गया सर। इनके पास 1000 वेंटिलेटर सरकारी और गैर सरकारी नहीं है। ये औकात बताते हैं बिहार की। 15 साल में इसको लालू यादव याद आता है। कहते तो हैं कि लालू यादव ने क्यों नहीं किया काम? सर समझ में नहीं आता, लालू यादव ने काम नहीं किया तो तुम कर लेते ना। तुम आज लालू लालू क्यों कर रहे हो? तो तुम अपनी बात करो ना कि तुमने कितना पैदा किया अपराध को, तुमने माफिया को कितना पैदा किया, तुमने कितना कास्टिज्म पैदा किया। लालू ने तो यदि हो भी सकता है तो उसने तो केतारी और सिनकट्टा और बैगन और भुट्टा चोर पैदा किया होगा। तुम तो इतना बड़ा बड़ा माफिया पैदा किया कि पूरी जिंदगी निगल दी तुमने 12 करोड़ जनता की। तो यादव को अगर जिम्मेदारी मिले बाढ़ से निपटने के लिए, बाढ़ से मुक्ति, 30 साल तुम्हारा, 3 साल हाईकोर्ट में एफिडेविट देंगे। 3 साल में बाढ़ से मुक्ति नहीं हुआ तो मैं, मेरे पैदाइश में फर्क होगा, आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। बड़ा ये आप ऐलान कर रहे हैं। राजनीति छोड़ देंगे सर, आजीवन, आजीवन सर, आजीवन सर। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल और 3 साल। 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार होगा, एशिया।